हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाम है उसका क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। अब ये जो टॉपिक है पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आइटम में बहुत रह रहा है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आ रहे हैं। अब क्या है ये टर्म, क्या इसके वो यूज़ किस तरीके से किया जाता है, क्या इसके रेपरकशंस रहते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट देखा जाता है, और क्या जब इस टूल को यूज़ किया जाएगा यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया पर देखा जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए जो कि 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी का बैच 1 आपका शुरू होने जा रहा है 18 अप्रैल से, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 2023 के हिसाब से आपका पूरा कोर्स यहां पर तैयार किया जा रहा है। 20 आपके इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे इवैल्यूएशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशंस और मॉडल आंसर्स आपको उसके प्रोवाइड किए जाएंगे। मंथली करंट अफेयर अपडेशंस रहेंगी ताकि आपके करंट अफेयर्स भी सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते रहें। टेस्ट यहां पर दिए जा रहे हैं, 4 आपके एचएलटीज हैं, 2 आपके एफएलटीज हैं और 1-on-1 मेंटरशिप यहां पर रहेगी। तो इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, क्या प्राइसिंग है, सभी चीजें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग सोशियोलॉजी का अलग से यहां पर शुरू किया गया है। 3 अलग कोर्सेज यहां पर तैयार किए गए हैं, ठीक है जी। एक आपका बिगिनर लेवल हम कह सकते हैं, एक आपका इंटरमीडिएट हो गया और एक आपका प्रो लेवल हो गया। तो तीनों ही आपके अलग अलग तरीके से 24 क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे, जिसको आप टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के तरीके से आपको वहां पर उसका एक डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड किया जाएगा, फीडबैक वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ साथ लाइव डिस्कशन भी रहेगी यहां पर मॉडल आंसर्स की। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे कोर्सेज से रिलेटेड जो कि आपको पता होना जरूरी है सिंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी रहे आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहां पर रिजॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्या है ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो इस तरीके की ना न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि फेड प्रिपेयर कर रहा है कि अपनी बैलेंस शीट को वहां पर स्लैश करेगा बाय $95 बिलियन अ मंथ, ठीक है जी। तो इसमें किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स है वो घबराए हुए हैं, या फेडरल रिजर्व यहां पर प्रिपेयर कर रहा है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के लिए। मार्केट्स को एक नया यहां पर नोन अननोन सामने आ गया है कि ये एक तरीके का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो पता ही है, बट किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी या फर्दर इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी पता है, जब थ्योरी पता है, बट क्या इसके रेपरकशंस रहेंगे उनके बारे में हमें अभी नहीं पता। कि पहले ये जो टूल था 2018 में यूज किया गया था, बट उस तरीके से जो यहाँ ऑब्जेक्टिव हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इस पर थोड़ी बहुत वहां पर ब्रेक लगा दी गई थी। बट अब दोबारा से यहाँ पर यूएस का फेडरल रिजर्व इस टूल को यूज करने की कोशिश करेगा। इस हम कह सकते हैं इस टूल को यूज करते हुए यहाँ पर उन्होंने टारगेट रखा है कि मैक्सिमम ऑफ $60 बिलियन की ट्रेजरीज और $35 बिलियन की आपकी मॉर्गेज बैक्ड जो आपकी सिक्योरिटीज रहती हैं उसे यहां पर रन ऑफ करेगा। मतलब अपनी बैलेंस शीट से उन्हें खत्म करेगा, उनका जितना भी पैसा बनता है उसे पूरा करते हुए वहां पर खत्म करने की बात कर रहा है। अब ये तो रही बात कि यूएस जो फेडरल रिजर्व है वो आप इनिशिएटिव यहां पर ले रहा है, बट क्यों ले रहा है, क्या इसकी स्टोरी यहां पर रही है, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल बैंक्स यहां पर क्या करते हैं कि जब भी इस तरीके से कोई भी क्राइसिस वहां पर आते हैं, जैसे 2008 के क्राइसिस हम बात कर लें या रिसेंटली पेंडेमिक क्राइसिस के बारे में ही बात कर लें, कि वहां पर हमें इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करनी पड़ती है। दोबारा रिवाइव करने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर पैसा डालते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंक्स हैं वहां तक पहुंचे, बैंक्स फर्दर आपके ऐसे बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सके लोन्स के माध्यम से, जिसके चलते जितने बिजनेसेस हैं वो वहां पर अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकें। ऑपरेशंस कैरी आउट करेंगे तो फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो फर्दर उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी परचेजिंग पावर वहां पर बढ़ेगी, तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां पर इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी। तो इस तरीके का जो टूल है जिसे हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, जिसका हम फ्लो चार्ट अभी हम देखेंगे, तो वो वहां पर यूज करता है सेंट्रल बैंक द्वारा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं फेडरल रिजर्व कि अब ये जो उन्होंने इतने समय से गाड़ी भगाई हुई थी, इतना पैसा इन्फ्यूज की जा रहे थे, कि अब उसे हम रिवर्स करेंगे और यहां पर $9 ट्रिलियन का बैलेंस शीट में वो कह रहे हैं कि हम उसे रन ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जितना भी यहां पर बॉन्ड्स का जो पैसा आना है जाना है, मोस्टली आना ही होगा फेडरल बैंक को, उसे यहां पर लेते हुए हम इस पूरी बैलेंस शीट को यहां पर खत्म करेंगे। क्यों कर रहे हैं कि डेफिनेटली जिस तरीके से पैसा डाला गया उसकी वजह से सरप्लस लिक्विडिटी वहां पर क्रिएट होगी, सरप्लस लिक्विडिटी क्रिएट होगी तो डेफिनेटली वहां पर आपकी इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ती जा रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ती जा रही है, जितने भी आपके ऐसे क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन पर असर पड़ रहा है, बहुत सारी कमोडिटीज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए ये टूल यहां पर यूज कर रहा है। इंडिया ने कौन सा टूल यूज किया, इंडिया ने वहां पर डॉलर रुपी का जो स्वैप कंडक्ट करने की बात की, जो कि हमने लास्ट वीक के फ्यू मिनट सीरीज में कवर किया था। उनका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसे हमें सकआउट करना है ताकि हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लगा सकें।
तो यहां पर इनके द्वारा ये ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया है, जिसके चलते इस टूल को वहां पर यूज किया जाएगा। अब जैसे हमने बात की, ये तो रहा टॉपिक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का। ईजिंग क्या होता है, तब आपको समझ आएगा कि टाइटनिंग उसका रिवर्स किस तरीके से किया जाता है। ईजिंग जैसे हमने बात की, पैसा क्रिएट हो रहा है, उसके चलते बॉन्ड्स वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर जो उनके द्वारा चार्ज किया जाता है लोन्स पर, वो यहां पर कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, ज्यादा बिजनेसेस वहां पर बोरो कर पाएंगे, बिजनेसेस बोरो कर पाएंगे तो लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी वहां पर बढ़ेगी, डेफिनेटली उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और वहां पर इकोनॉमी भी आपकी राइज करेगी। तो ये बेसिक सा एक टूल है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, जो कि बहुत समय से, मोर देन अ डेकेड, यूएस में आपका फॉलो किया जा रहा है। और रिसेंटली अगर हम इंडिया के बारे में ही बात करें, पेंडेमिक के समय इतने सारे आपका जो स्टिमुलस पैकेज वहां पर अनाउंस किए गए, वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आपके इतने सारे इनिशिएटिव्स वहां पर लिए गए, तो उससे भी यही ऑब्जेक्टिव था कि हम पैसा डाल दिया गया ताकि हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। बट अब डॉलर स्वैप ऑप्शन को जैसे टूल को यूज करते हुए अब हम उस पैसे को भी वहां से सक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकें। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, कि वहां पर फेडरल रिजर्व की जो बैलेंस शीट है उनके द्वारा जो उनका जो साइज है उसे यहां पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है, कि जो उनके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं किस किस में कट ऑफ किया जा सकता है वो यहां पर किया जाएगा। तो उसके चलते क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, अब करते हैं उसके बारे में बात। तो बेसिकली फेड यहां पर क्या करेगा, जितने भी उनके बॉन्ड्स, ट्रेजरीज या फिर जो आपकी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है, मतलब उन्हें उसका पैसा वहां पर मिलने वाला है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा वो जो आपकी इस तरीके की सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स थे जो कि उन्हें बेचे गए थे, ठीक है जी। अब उस मैच्योरिटी पीरियड के आने के बाद जैसा पैसा वहां पर आएगा तो उसके चलते जो बैलेंस शीट रहेगी वो उनकी वहां पर रन ऑफ हो जाएगी, मतलब वो जो एंट्रीज है वो वहां से हटा दी जाएंगी, हाँ जिसका पैसा हमें वापस आ चुका है। अब उसके चलते यहां पर जो आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट रहेगा, कुछ सिक्योरिटीज उनके द्वारा भी वहां पर बेची गई होंगी, या फर्दर अगर हम बात करें उनके द्वारा जो पैसा सरकार द्वारा अगर सिक्योरिटीज ली गई हैं तो वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा ही उसकी पेमेंट वहां पर की जाएगी। तो उसके लिए वहां पर फेड को, जो आपका फेडरल रिजर्व है, उसे उसकी तरीके की पेमेंट वहां पर की जाएगी और एट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। अब जब उन्हें भी अपनी ऑब्लिगेशन, जो उनकी स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस है उसे वहां पर पूरा करना है, ट्रेजरी को भी वहां पर जरूरत है अपने नए कैश फाइल्स की, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो दोबारा से सिक्योरिटीज, नई सिक्योरिटीज वहां पर बेचेंगे। अब यहां पर दो केसेस हैं, एक तो सरकार द्वारा जो पैसा वहां पर लिया गया है, उनके द्वारा जो फेड से उन्होंने पैसा लिया है, जिस तरीके के वहां पर सिक्योरिटीज वहां पर इशू की गई हैं, उसका जो पैसा वहां पर लिया गया है उसे वापस लेने के लिए तो वहां पर आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेगा उसकी पेमेंट। उसके अलावा जो आपके डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा लिया गया, डेफिनेटली उसकी पेमेंट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स द्वारा ही वहां पर की जाएगी। अब उसके लिए जब नई सिक्योरिटीज यहां पर इशू की जाएंगी तो बैंक्स उन सिक्योरिटीज को वहां पर परचेज करेगा, जिसकी वजह से उनके रिजर्व जो रहेंगे वो यहां पर कम होंगे, और जो पैसा एडिशनल क्वांटिटेटिव ईजिंग के माध्यम से वहां पर सिस्टम में डाला गया था उसे अब वहां से ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का, जो कि ये फॉलो करने जा रहा है यूएस का फेडरल रिजर्व। अब जैसे कि हमने बात की, पहली बार इतने बड़े स्केल पे ये आइडिया इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक थ्योरेटिकल जो आइडिया है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा 2018 में, जैसे हमने बात की पहले किया गया था, बट उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आ पाए, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से सकआउट हो गया, डेफिनेटली उसे दोबारा से वहाँ पर डालने की कोशिश करनी पड़ी, जो कि हमने पेंडेमिक के समय भी वहाँ पर देखा था। बट यहां पर अब क्या कह रहा है फेडरल, जो आपका यूएस फेडरल रिजर्व है, जो वहां का सेंट्रल बैंक, क्या कह रहा है कि हम अब तैयार हैं, हम इस चीज को यहां पर कैरी आउट कर सकते हैं, बट अब किस तरीके से करेंगे वो हमें फर्दर देखना होगा। अब करते हैं बात कि ये जो टूल अब यूज कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, या हम किसी सरप्लस लिक्विडिटी को सकआउट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसका इंपैक्ट क्या रहेगा। तो पहली बात, अब जब बैंक से पैसा निकाल जाएगा, बैंक्स के पास कम पैसा बचा, कम वहां पर सप्लाई रही, लोन्स देने के लिए जो पैसा है उसकी कम सप्लाई है, डिमांड उतनी ही है, डेफिनेटली जो बोरोइंग कॉस्ट रहेगी, जो इंटरेस्ट रहेगा वो यहां पर बढ़ जाएगा। उसके अलावा यहां पर क्या होगा कि जो आपकी वीक फर्म्स है, जिन्हें इस तरीके के पैसे की जरूरत है बट उस इंटरेस्ट रेट को वो अकोमोडेट वहां पर नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली दे विल लूज बिजनेस। उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट हुई थी उनके द्वारा वो यहां पर वैनिश भी होती दिखेंगी। साथ के साथ जो आपकी बॉन्ड यील्ड है उसमें भी इंक्रीज आएगा। यहां पर सरकार कोशिश करती है बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करने के लिए, बट यहां पर जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जब इस तरीके से पैसा वापस निकाल जाएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगी डेफिनेटली वो वहां पर कम हो जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू के साथ बॉन्ड यील्ड का इनवर्स रिलेशनशिप वहां पर रहता है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली जब उसकी वैल्यू वहां पर कम होगी तो बॉन्ड यील्ड यहां पर बढ़ती जाएंगी। साथ के साथ जो आपकी मार्केट्स हैं, जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं, उसमें से भी पैसा वहां से निकाला जाएगा। डेफिनेटली वहां पर लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी, हाँ जी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है बट उस तरीके के अब लोन्स उन्हें वहां पर नहीं मिल रहे, उस तरीके से पैसा अवेलेबल नहीं है, तो वहां से भी पैसा आपका निकाला जाएगा, जिसकी वजह से आपका डिप भी देखा जाएगा आपकी स्टॉक मार्केट्स में। तो ये तो रही बात यूएस की कि यूएस में किस तरीके का इंपैक्ट वहां पर देखा जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया के केस में।
इंडिया में क्या देखा जाएगा कि जो जितने भी ऐसे आपके FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो कि इंडिया के एसेट्स में वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के स्टॉक्स में वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली अब उनके लिए रहेगा कि ये जो इतने रिस्कियर एसेट्स हैं उनसे जो इतने हमारे इंडियन स्टॉक्स हैं थोड़े रिस्कियर रहेंगे, कि डेफिनेटली जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं डेफिनेटली जब उनकी प्रेजेंट वैल्यू वहां पर कम हो चुकी है तो उसे वो जाके वहां पर परचेज करना बेटर समझेंगे कि यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग भी है, इंडिया से बड़ी भी है, अच्छी रिटर्न्स भी वहां पर जनरेट होकर मिलेंगी। तो ये एक आउटफ्लो हम यहां पर देख पाएंगे कि डॉलर यहां से इंडिया के सिस्टम से डॉलर आपको सक आउट कर दिया जाएगा। साथ के साथ रुपी, जब डेफिनेटली डॉलर आपका मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं है, जो डिमांड है अभी भी उतनी है, तो उस तरीके से जो रुपये की वैल्यू और ज़्यादा डिप्रिशिएट होगी और ज़्यादा अंडर प्रेशर आएगी। उसके अलावा क्या होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स को जो पैसा चाहिए होता है वो कॉस्टलियर रहेगा, अपने फंड्स रेज करने के लिए जो बॉन्ड मार्केट से वहाँ पर पैसा लेते हैं, तो डेफिनेटली वो भी इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए वहाँ पर महंगा साबित रहेगा। तो ये पूरी चीज़ों को टैकल करने के लिए अब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी ही बैंक्स ने, RBI हमारे सेंट्रल बैंक के बारे में ही बात करें, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को एनालाइज कर लिया कि हाँ जिस तरीके से पैसा निकाला जाएगा, आपके जो डॉलर्स हैं वहाँ से सकआउट किए जाएंगे इस तरीके के इन्वेस्टर्स द्वारा, तो इसीलिए उन्होंने वहां पर वो जो आपका हमने बात की थी डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन के बारे में, उस तरीके के टूल्स वहां पर यूज करने कि डॉलर का जो सप्लाई है वो भी हम बढ़ा सके, साथ के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है उसे भी हम कंट्रोल कर सके, सरप्लस लिक्विडिटी को भी वहां से सक आउट कर सके। तो ये थोड़ा हम एक तरीके से यहां समझ सकते हैं किस तरीके से आप टॉपिक्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, जो 21-22 का था उसमें भी ये टॉपिक वहां पर रखा गया था कि जो इंडिया की जो हम कह सकते हैं जो इकोनॉमी है वो रिजिलियंट है। अब हमारा इकोनॉमिक सर्वे वहां पर बात रख रहा है कि हम रेजिलिएंट हैं, क्यों? ऑलरेडी हम जो टेपर टेंट्रम हमने 2013 में वहां पर विटनेस किया था, जिसकी वजह से सेम इस तरीके का हम कह सकते हैं टूल वहां पर यूज किया गया था फेडरल रिजर्व द्वारा, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा, जिस तरीके से वो पैसा वहां पर डाल रहे थे उस पर थोड़ी बहुत रोक लगा दी, जिसका असर रुपी पे देखा गया था। विद इन 1 और 2 वीक्स आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू वहां पर डिप्रिशिएट कर जा चुकी थी, जिसके लिए अलग इनिशिएटिव्स वहां पर आपके RBI द्वारा वहां पर कंडक्ट करने पड़े। तो अब इंडिया क्या कह रहा है कि हम उस इंसिडेंट को रिपीट नहीं होने देंगे, कि जिस तरीके से हमें पहले इंपैक्ट हुआ है अब हम ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, जरूर पड़ेगा, बट उस लेवल का नहीं पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि हमारी इतनी ज्यादा कॉम्बिनेशन वहां पर हो चुकी है, हम उसे यहां पर यूज करेंगे, हम उसे भी यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वे फॉरवर्ड में बात करें कि यहां पर क्या कुछ सेफ्टी नेट्स वगैरह यहां इंश्योर किए हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने, किस तरीके से अगर मार्केट्स क्रैश कर जाएं, लोगों की वहां पर लाइवलीहुड्स वहां पर चले जाएं, तो कैसे उसे रिकवर कर पाएंगे, कैसे मार्केट में दोबारा पैसे डाल पाएंगे। तो स्टैंडिंग रेपो फैसिलिटी जो कि लास्ट ईयर ही वहां पर लॉन्च हुई थी, तो उसमें वो प्रोवाइड कर सकती है एज मच एज $500 बिलियन ऑफ कैश ओवरनाइट टू द बैंकिंग सिस्टम, अगर वहां पर लगे कि हम बहुत ज्यादा यहां से आपका पैसा निकाला जा रहा है। उसके अलावा जो वहां का आपका जो फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क का है, वो भी इस तरीके के स्केड्यूल डोमेस्टिक रीपर्चेज एग्रीमेंट्स भी वहां पर कंडक्ट कर सकता है, ताकि हम इस तरीके से इंश्योर करते रहें कि जो एक मिनिमम जो हमारे को पैसा चाहिए मार्केट में वो वहां पर बना रहे। उसके अलावा बाकी तो बात पूरी थ्योरेटिकल ही है, पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। पहली बार इस लेवल का यहाँ पर $9 ट्रिलियन का इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके से बैलेंस शीट से वहां पर रन ऑफ करने की बात की जाएगी। अब वही बात है कि वॉचिंग द पेन ड्राई अप्लाई कर दिया जा चुका है, अब क्या उसका रूप सामने आता है वो यहां पर देखना होगा। बट स्टिल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं कि क्या इसका इंपैक्ट है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है, यूएस को कैसे इंपैक्ट करेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और ईजिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है, जिस तरीके से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा सकता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।